नमस्कार। आज मैं फिर से इतिहास का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने प्राचीन इतिहास के निर्माण के स्रोत बताए थे, उसी का कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको जो प्राचीन इतिहास के निर्माण के स्रोत है, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस चलते प्रत्येक विद्यार्थी को जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस टॉपिक को किसी भी सूरत में समझ लेना चाहिए या फिर याद कर लेना चाहिए। चाहे वो बीपीएससी हो या कोई अन्य पीसीएस एग्ज़ाम हो, प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित ही ये पूछा जाता है। तो हम वही टॉपिक भी स्टार्ट करता हूँ जिसमें प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाता है और पूछे जाने का प्रबल संभावना रहता है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्राचीन इतिहास के निर्माण के स्रोत, जिसमें मैंने बताया था साहित्यिक स्रोत, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी विवरण, और दूसरा मैंने बताया था पुरातात्विक स्रोत। मैंने जो साहित्यिक स्रोत में एक टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है लेक्चर 2 में, धार्मिक साहित्य, और आज हम बताएंगे गैर धार्मिक साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। देखिए, गैर धार्मिक साहित्य को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। तो पहले थोड़ा सा याद करने के व्यू से आप ये समझ लीजिए कि अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें किसी वंश से संबंधित होगा, किसी राज्य से संबंधित होगा, और इसमें आप देखेंगे कि किसी के जीवन से संबंधित होगा या उसकी जीवन वृत्तांत होगा। पहले समझ लीजिए कि इसमें जो भी होगा पर्सनल, किसी के जीवन, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होगा, और वही ए कभी राज्य जैसे चालुक्य वंश या फिर कोई अरबों ने आक्रमण कर दिया उससे संबंधित होगा, या फिर कहीं पर कश्मीर से संबंधित होगा। ऐतिहासिक ग्रंथ में ऐसे देखने को मिलेंगे। अब हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे जो इम्पोर्टेंट है अर्थशास्त्र। ये देखने में लग रहा है कि इकोनॉमिक्स की तरह है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है और अर्थशास्त्र में 15 अध्याय हैं, जिसमें इकोनॉमिकल यानी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और राज्य कल्याण पर बात की गई है, या राजा का कैसा कर्तव्य होगा प्रजा के लिए और प्रजा का क्या कर्तव्य होगा राजा के लिए। इन सभी की बात इस अर्थशास्त्र में किया गया है। और इसकी जो रचनाकार हैं कौटिल्य हैं, और कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। इसे विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हैं, और चाणक्य को हुई भारत की मैकियावेली कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के रचना है। अब हम राजतरंगिणी के बारे में बात करते हैं। एक एक करके शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लॉन्ग में बताना संभव नहीं है। जब ये फोकस करके प्रीलिम्स के बैच के लिए ही मैं शुरू किया हूँ, मेंस वाला बैच में अलग से डिस्क्राइब किया जाएगा, और जो बीच बीच में मैंने मेंस का भी जो प्रश्न होंगे मैं आपको डाल दूंगा और बताऊंगा। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर
आप अपने शब्दों में देकर मुझे भेज सकते हैं। तो चलते हैं राजतरंगिणी। देखिए राजतरंगिणी ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिकता का झलक दिखता है। साथ ही साथ ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें क्रमिक रूप से लिखा गया है और इसके लिखने वाले का नाम कल्हण है। और कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर के बारे में बात किए हैं। समझ में आ गया? अगर प्रश्न पूछेगा राजतरंगिणी किसकी लेखक है तो आप कल्हण मारेंगे, किससे संबंधित है तो आप कश्मीर से संबंधित है। और जो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया है ये मौर्य वंश के से संबंधित है, अगर वंश पूछेगा तो। आगे हम चचनामा की बात करें तो चचनामा अरब ग्रंथ है जिसमें भारत पर अरबों का सफल आक्रमण के बारे में बात किया गया है। और आपको पता होगा कि 712 ईस्वी में अरब ने भारत पर आक्रमण किया था और वो आक्रमण किया था सिंध पर, और सिंध आज के पाकिस्तान में है। ठीक है। और जिस समय वो आक्रमण किया था अरबों ने, उस समय भारत के जो सिंध राज्य है उस पे दाहिरा का शासन था, जो मैं अब मेडिवल पीरियड के हिस्ट्री में बताऊंगा। और इसके लेखक अली अहमद है। वही प्रबंधन कोश के बारे में बात करें तो यह चालुक्य वंश से संबंधित है और इसके लेखक राजशेखर हैं। उम्मीद है कि आपको ऐतिहासिक ग्रंथ समझ में आ गया होगा। अब हम अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ अब हम पढ़ते हैं। देखिए अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किसी की जीवन से संबंधित है, यानी चाहे वो हर्षवर्धन हो या बुद्ध हो, एक कहीं ना कहीं किसी की पर्सनल लाइफ से संबंधित है। भूल के भी कोई धर्म से टिक ना मार दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्ध चरित्र, उसी प्रकार रामचरित्र। तो रामचरित्र ये नहीं समझिए कि रामायण से संबंधित है, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार बुद्ध चरित्र कहीं बुद्ध से धर्म से संबंधित है, ये नहीं, गलत हो जाएगा। आपको इसमें किसी राजा के बारे में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। ऐतिहासिक ग्रंथ में यही दिमाग लगाना है, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में, कि किसी की जीवन से संबंधित ही ये ग्रंथ है। तो अब हम बुद्ध चरित्र के बारे में बात करते हैं। देखिए बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा लिखा गया और अश्वघोष पाटलिपुत्र का रहने वाला था और पाटलिपुत्र मगध का राजधानी था, जो मौर्य वंश से गुप्त वंश तक के लगभग राजधानी रहा। बीच बीच में राजगीर ऐसे कई जगह पर स्थानांतरित हुआ। लेकिन पाटलिपुत्र, एक बार और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया, तो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था। तो आपको समझ में आ गया कि बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा लिखा गया है और अश्वघोष पाटलिपुत्र के रहने वाले थे और पाटलिपुत्र को बसाने वाला उदयन था। और पाटलिपुत्र मौर्य काल से गुप्त काल तक मगध की राजधानी लगभग रहा था, बीच बीच में चेंज हुआ था। ओके, अब हम हर्ष चरित्र का बात करते हैं जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें हर्ष चरित्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों का प्रमाण सबसे बढ़िया है। इसमें हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया, हर्षवर्धन के शासन काल में, यानी हर्षवर्धन के राज्य कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट की एक और जो लेख है जिसको कादम्बरी बोला जाता है, उससे भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि बाणभट्ट के रचना कादम्बरी
साथ ही साथ हर्षचरित्र हैं। हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो 16 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गया था। अब हम पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करते हैं, जिनकी रचना चंद्रबर दाई द्वारा किया गया है। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें बोला जाता है तराइन का युद्ध, 2 युद्ध होता है। एक में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। जो 1192 और 1191, 2 में 91 और 92, 91 में जीत जाते हैं और 92 में हार जाते हैं। तो ये पृथ्वीराज सरोवर जो है उसी से संबंधित है। अब हम विक्रमादेव बिल्हन द्वारा लिखा गया है और यह विक्रमादित्य के बारे में बात किया गया है, उनके जीवन से संबंधित है। वही कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद द्वारा लिखा गया है और यह राजा कुमारपाल से संबंधित है और ये भी चालुक्य वंश से संबंधित था। और चालुक्य वंश प्रबंधन कोश जिनका लेखक राजशेखर हैं, ये भी चालुक्य वंश से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर कुमारपाल जो राजा राम कुमारपाल हैं उनसे संबंधित हैं, यानी यह जो लिखा गया है व्यक्तिगत जीवन से है। वही रामचरित्र, यहाँ पे तुलसीदास वाले रामचरित्र नहीं है। यहाँ पर जो रामचरित्र हैं इनके लेखक संध्याकरनंदी हैं, जो पाल वंश से संबंधित हैं और ये पाल वंश राजा रामपाल से संबंधित है। आपको उम्मीद है कि जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो निश्चित आपको एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न आपको आते हैं, और नहीं तो आए हुए प्रश्न से आप उठा के देखिए कि मेरा पढ़ाया हुआ से प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं। सबसे बेहतरीन यही आपका सॉल्यूशन या यही सबसे बेहतरीन प्रमाण होगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।